हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वारिस अली आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो आप भी कोऑपरेट कीजिए और सारी क्लासों को पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे। देखो, हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये हमारा पूरा हो चुका है। और इस प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहा जाता है प्री हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री। और इस प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा था पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल को। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा, मध्य और नवपाषाण काल। ये सब पिछली क्लासों में चर्चा हो चुका है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे हम। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आज आद्य ऐतिहासिक काल पर बात होगी। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। अब जैसे हमने प्री हिस्ट्री में पाषाण काल पढ़ा था, वैसे ही है हमें प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें पढ़ेंगे पूरा। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता के स्थल कैसे कैसे हैं, कहाँ से इसकी खुदाई शुरू हुई, किसने इसके बारे में बताया, कब की ये है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये सब चीज़ें चर्चा करेंगे आज हम काय में आद्य ऐतिहासिक काल में। सही है, चलो सबसे पहले बात करें, अगर हमें आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता। तो हेडिंग लगा लो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और इसका टाइम लिख लो 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु सभ्यता का टाइम क्या है? 2500 ईसा पूर्व। और एक चीज़, एक इफेक्ट आता है सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, मतलब चित्रों के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट करते थे हमारे दिल में। जैसे हमने सिंधु सभ्यता लिख दिया, तो उन्हें सिंधु सभ्यता लिखना होगा ना, तो उसका डायग्राम बना देंगे, चित्र बना देंगे, तो ये हो जाती है भाव चित्र या डायग्राम, यानी चित्रों के माध्यम से बात को समझा देते थे। तो ये सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सभ्यता। सभ्यता समझते हो क्या होता है? सभ्यता जैसे आप किसी से मिलते हो तो नमस्कार, सलाम, दुआ, ये सब करते हो ना, ये क्या हमारी एक सभ्यता है। कुछ लोग होते हैं, है ना, जैसे कि वो किसी से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, तो ये क्या है? उनकी सभ्यता है। सही है, किसी भी काम को एक बहुत बड़े समूह के द्वारा फॉलो करने पर वो क्या बन जाती है? सभ्यता बन जाती है। तो ये वही थी, सिंधु सभ्यता थी। सिंधु इसका नाम क्यों था और ये सभ्यता क्या थी, ये हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा यहाँ पर। हिस्ट्री की, मैथ की, रीजनिंग की, SSC GD की सिलेक्शन लेना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सही है, तो हमने देखा था कि मानव सबसे पहले कहाँ आया था? अफ्रीका में आया था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मैंने पिछली क्लासों में बताया है, बताइए जल्दी बताइए जिसने क्लासें देखी हैं। मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को, क्योंकि सबसे पहले मानव अफ्रीका में ही आया था। उसी तरह से सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना तो हमें पता चल गया, अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? लिख कर बताऊंगा, ठीक है, नोट करना ये सब। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। सभ्यता को पालना किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है, क्योंकि जो अफ्रीका में मानव आया था वो सभ्य मानव नहीं था, असभ्य मानव था। उसमें कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन एशिया में जो मानव आया था वो सभ्य था, और एशिया में आने के बाद भी सभ्य हुआ है मानव। तो इसलिए सभ्यता का पालना किसे कह दिया गया है? बताइए किसे कह दिया गया है? एशिया को कहा गया है। ठीक है, अब
सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें इतने फैक्ट पता चल गए। 2500 BC 2500 ईसा पूर्व उसका टाइम पीरियड है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता मतलब सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है, एशिया। अभी थोड़ी ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता में, ठीक है ना, बाकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता जब सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई तो उसमें कुल 350 350 शहर मिले। कितने शहर मिले? 350। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता की खुदाई में कुल कितने शहर मिले हैं, तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन 350, 350 शहर मिले हैं, जिसमें से गुजरात में हैं 200, जिसमें से 200 शहर गुजरात में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात में स्थित हैं। 350 टोटल शहर मिले हैं सिंधु सभ्यता में, और जिसमें से 200 शहर कहाँ के हैं, कहाँ पर हैं, स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। अब इन सब जो ये 350 शहर हैं, इन सब के बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं। जो मेन स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, जो मेन शहर है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके बारे में सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई उससे पहले किसी को तो पता चला होगा, कोई एक आदमी होगा जिसे पता चला होगा कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है। उस टाइम कुछ पता नहीं कि ये सिंधु सभ्यता है, ये नामकरण बाद में हुआ है, लेकिन पहले किसी ने तो बताया होगा कि भाई यहाँ पर खोदो, यहाँ पर कुछ है। ऐसे ही ना थोड़ी अपने आप ही लोगों ने जाके खोदना शुरू कर दिया होगा। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो वो नाम याद रखना, चार्ल्स मैसेन ने बताया था। चार्ल्स मैसेन ने, चार्ल्स मैसेन। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसेन ने दी। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसेन, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसेन। याद रहेगा भाई, मैसेन से मैसेज याद कर लो, ठीक है। मैसेन से मैसेज याद कर लो यार, याद आ जाएगा एकदम से। मैसेन यानी मैसेज किसका? सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसेन ने। मैसेज से तुम्हें मैसेन याद हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर जो पिछली क्लासों में हमने बात की थी कि भारतीय पुरातात्विक कौन है, रिवाइजन हो रहा है, देखो हाथों हाथ पिछली क्लासों का भी, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पिछली क्लासें नहीं देखिए, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्ले लिस्ट में तो आपको मिल ही जाएंगी। तो जब इन्होंने जानकारी दे दी, चार्ल्स मैसेन ने, इन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पर कुछ है, यहाँ खोदो। तो एक भारतीय पुरातात्विक थे जिनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। कनिंघम आए, उन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण किया, इस जगह का सर्वेक्षण किया कि देखें तो सही ये जो बता रहा है क्या है क्या नहीं। तो सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया कनिंघम ने। कनिंघम, और कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातात्विक थे। और इन्होंने एरिया बताया इसका 13 लाख किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बताया, किसका? सिंधु सभ्यता का एरिया। कनिंघम ने जो है सर्वेक्षण किया और कहा कि इसका जो सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने बताया, राउंड मतलब पूरा एरिया देख लिया उन्होंने कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ है। एक आइडियन ऊपर से, अभी खुदाई नहीं हुई थी, ऊपर से ही देखा उन्होंने, सर्वेक्षण किया और पता लगाया कि कितने एरिया में फैली हुई है क्या? सिंधु सभ्यता। तो उन्होंने बताया कि ये सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका क्षेत्र जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, दोबारा से लिखेंगे आगे की चीज़ें। ये सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा आप लोग। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिया चार्ल्स मैसेन ने, उसका सर्वेक्षण कर लिया कनिंघम ने, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया बता दिया, किसका? सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता, अब सिंधु सभ्यता में आगे बढ़ेंगे क्या, देखिए। अब जब पता चल गया यहाँ कुछ है और कनिंघम ने भी सर्वेक्षण कर लिया, तो अब उसको पता करना था भाई खोद के कि इसके नीचे क्या है, तभी तो कुछ पता चलेगा। या ऊपर से बातें करने से थोड़ी कुछ होता है, काम करेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा। तो उसकी खुदाई के लिए अब किसी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसको खोदना था।
तो जब कनिंघम ने सर्वेक्षण करके बताया, उसके बाद खुदाई करने के लिए बुलाया गया जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल, खुदाई का काम किसे दिया गया? जॉन मार्शल को। अब एक बात बताओ, जॉन मार्शल को जब सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम दे दिया गया तो क्या वो खुद औजार लेके खोदना शुरू कर देगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसी भी इमारत कहीं भी खुदाई करने का टेंडर लेते हैं, तो क्या वो खुद जाके करते हैं? नहीं, वो लेबर से करवाते हैं। तो जॉन मार्शल ने क्या किया? खुदाई का काम तो जॉन मार्शल को दे दिया गया कि भाई तुम यहाँ की खुदाई करोगे, लेकिन जॉन मार्शल ने बुलाया दयाराम साहनी को। किसे खुदाई के लिए बुलाया गया? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को बुलाया खुदाई के लिए। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को बुलाया और कहा कि तुम्हें यहाँ की ये खुदाई करनी है ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, सही है। खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई का काम शुरू हुआ, यानी कि हम लिखेंगे सिंधु सभ्यता की खुदाई 1921 में शुरू हो गई थी। किसमें? ये डेट याद रखना, डेट पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि भाई खुदाई जो सिंधु सभ्यता थी उसकी खुदाई कब शुरू हुई? तो 1921 में हुई थी। और शुरू किसने की? दयाराम साहनी ने की। खुदाई का काम किसे मिला था? जॉन मार्शल को मिला था। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को बुलाया और दयाराम साहनी ने 1921 में क्या कर दिया? इसका खुदाई शुरू कर दी। 1921 में इसकी क्या कर दी? खुदाई शुरू कर दी। अब सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी ये। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। हमें कैसे पता चला ये शहरी सभ्यता थी इसका? ठीक है ना, जब हमने खुदाई की, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई की गई तो सबसे पहली बात वहाँ पर एक बात बताओ, शहर में मकान जो होते हैं वो कच्ची ईंटों के होते हैं या पक्की ईंटों के होते हैं? या मैं कह सकता हूँ कच्चे होते हैं या पक्के बने होते हैं? तो डेफिनेटली आप सभी का आंसर यही होगा कि भाई शहरों में जो घर होते हैं वो पक्के बने हुए होते हैं, पक्के होते हैं। तो यहाँ के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से बने हुए थे, ईंटों से। ठीक है, यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। दूसरी बात, यहाँ की जो सड़कें थी बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनी हुई थी। ऐसे है सड़क, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं कि आधी इधर आधी उधर, ऐसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से बनी हुई थी सड़कें और बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी और पक्की सड़कें बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता में जो सड़कें हैं वो कैसी सड़कें थी? पक्की सड़कें थी। और इसके जो यहाँ साइडों में, सड़कों की साइडों में गटर बने हुए थे, नालियाँ बनी हुई थी। और ये नालियाँ ऐसी बनी हुई थी कि बिल्कुल ढकी हुई थी, खुली हुई नालियाँ नहीं थी, ढकी हुई नालियाँ थी। तो ये बताइए मैक्सिमम शहरी क्षेत्रों में ही नालियाँ ढकी हुई होती हैं। इससे हमें पता चला ये शहरी सभ्यता है। जैसे मान लो ये इसकी साइड में नाली है, इसकी साइड में नाली है। एक तो ये सड़क पक्की थी, नाली पक्की थी, और ऊपर से ये क्या थी? नाली ढकी हुई थी बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से। और इसमें क्या था? यहाँ गटर बने हुए थे, ऐसे गटर। मान लीजिए एक नाली इधर से आ रही है और एक ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ मैन होल बने हुए थे, मैन होल, ऐसे मैन होल बने हुए थे। नालियाँ ढकी हुई थी और इसमें मैन होल बने हुए थे। सड़कें बिल्कुल सीधी बनी हुई थी। ठीक है, ये सब याद रहेगा। और जो सिटी थी, जो शहर थे, उनके चारों ओर हमें बाउंड्री मिली है। चारों ओर क्या मिली है? बाउंड्री वो हुई मिली है। यानी कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से था। सड़कें सीधी थी, पक्की थी, साइडों में नालियाँ बनी हुई थी जो कि ढकी हुई थी, और मैन होल बने हुए थे। दूसरी बात, यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। अब एक बात बताओ, पक्की ईंटों से बने हुए थे यहाँ के मकान। और दूसरा, शहर के चारों तरफ जो मिली है हमें यहाँ बाउंड्री मिली है। क्या वो मिली है? बाउंड्री, बाउंड्री हुई भी मिली है हमें यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो इस सब से हमें पता चलता है क्या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इतना क्लियर, इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है, अब बात ये आती है भाई, जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो हमें पता थोड़ी था ये सिंधु सभ्यता ही है।
तो इसका सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया है। ठीक है, तो नामकरण किसने किया है, सिंधु सभ्यता का नामकरण किया है भैया, इसने किया है, जिसे खुदाई का काम दिया गया था, जॉन मार्शल। कौन था, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया है, जॉन मार्शल ने किया है। इस पॉइंट को नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। ठीक, आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता के आकृति के बारे में बात कर लेते हैं, आकार के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे, देखना, सिंधु सभ्यता की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। मैक्सिमम जगह आप जहाँ भी पढ़ोगे, यूट्यूब पर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको बता दिया जाएगा भैया लिख लो सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। लेकिन सिंधु सभ्यता की आकृति क्यों है त्रिभुजाकार, ये आपको नहीं पता होगा। सिंधु सभ्यता किन किन शहरों में, किन किन शहरों से अपना आकार जो है त्रिभुजाकार बनाती है, ये नहीं पता होगा, है ना। चलो मैं बताता हूँ। देखिए, सिंधु सभ्यता की आकृति ऐसी है, बड़ी बना रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सॉरी, ये ठीक है, आना तो ये चाहिए था, आया ये। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इस वाले क्षेत्र की बात करूँ तो ये है सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। ठीक है, ये कौन सा शहर है, सुतका गैंडोर। और ऊपर है तुम्हारा ये मांडा, ये है मांडा। ये जो बीच में है ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, और ये नीचे जो है ये दायमाबाद है, दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद। अब समझना कैसे, ये चीज़ तो तुमने जान लिया, त्रिभुजाकार है, ऐसी है। एक पॉइंट लिखना, सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी भाग में कम होने के कारण इसका आकार त्रिभुजाकार है। अब सुनो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो सबको ही पता है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ये तो तुम्हें पता चल गया। ठीक है, अब अगर एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार क्यों है, फिर क्या लिखोगे, क्यों है ये बताओ। नहीं पता, मैं बताता हूँ। तो पूर्वी भाग में सिंधु सभ्यता का विस्तार कम होने के कारण इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। आप समझ में आ गया, इसका आकार त्रिभुजाकार क्यों है, क्योंकि पूर्वी भाग में इसका विकास बहुत कम हुआ, ना के बराबर, तो इसलिए हम इसे आलमगीरपुर ना ले जा करके सीधा कर देते हैं। आलमगीरपुर कहाँ है, ये दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास। ठीक है, दिल्ली के पास है। अब हम इन शहरों को कैसे याद रखेंगे, ये सब कैसे याद रहेंगे, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक, लिख लो, सम का मतलब समझ लो जोड़ना, और जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं। तो ये सम ऐड याद रखना भाई। हिंदी मीडियम वाले सम बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, ऐड। तो सा से हो गया सुतका गैंडोर, मा से हो गया मांडा, ए से हो गया आलमगीरपुर और डी से हो गया दायमाबाद। चलना हमें ऐसे है, सुतका गैंडोर से शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में, ऐसे मत करना यहाँ से चले और उल्टा कहोगे उल्टे शहर आ गए, नहीं, घड़ी की दिशा में चलेंगे। सुतका गैंडोर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। तो सुतका गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद याद हो जाएगा। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है सुतका गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, ये किन किन नदियों के किनारे पर हैं, किन किन नदियों के पास में स्थित हैं, ये भी हमें याद करना ज़रूरी है। पूछ लेगा सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे पर है, पता ही नहीं। मांडा किस नदी के किनारे पर है, पता ही नहीं। दायमाबाद किस नदी के किनारे पर है, पता ही नहीं। आलमगीरपुर किस नदी के पास में है, तो ये भी नहीं पता। अब इन सबको कैसे याद रखेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है। देखो
सम ऐड तो हमने देख लिया, मैं इसे रफ कर दूँ, थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये सब नोट कर लेना आप लोग, वीडियो पुश करके और इसे नोट कर लेना। बड़ा वाला बोर्ड जो है कोचिंग पर है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये बोर्ड जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन ठीक है, अपना काम तो चल ही रहा है। हमारे पास ट्रिक थी सम और ऐड, ये ट्रिक थी हमारे पास। अब डचों के बारे में तो आपने सुना होगा। डच कहाँ पर है? डच कहाँ पर है बताओ? डच कोई भारत के थोड़े हैं, डच भारत के लोग थोड़े हैं, डच तो बाहर से आए थे, है ना, बाहर की कंट्री से आए थे डच हमारे भारत में। तो भैया हमें एक छोटी सी बात पता है, डच हैं पर भारत में नहीं है। कहाँ नहीं है? पर भारत में नहीं है। डच हैं पर भारत में नहीं है। देखो सम ऐड तो हमें याद हो गया, ठीक है, शहरों के नाम याद हो जाएंगे, सुतका, गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद, ठीक है। उसके बाद ये किन किन नदियों के पास हैं, किन किन नदियों के किनारे पर हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? डच है पर भारत में नहीं है, जो कि एक सच बात है, कोई झूठ नहीं है। तो भारत में नहीं है तो भारत को काट दो, भारत को ख़त्म कर दो, जब भारत में है ही नहीं डच तो। लेकिन डच है लेकिन भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं। तो सा से क्या था हमारे पास? सुतका, गैंडोर और डा से हो गया तुम्हारे पास डास्क नदी, यानी कि सुतका गैंडोर जो है तुम्हारा डास्क नदी के किनारे पर है। मा से हो गया तुम्हारा मांडा और चा से हो गया तुम्हारा चिनाब, यानी कि चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब। तो सुतका गैंडोर हो गया डास्क नदी के किनारे पर, और मांडा हो गया चिनाब नदी के किनारे पर, और ए से आलमगीरपुर यानी कि है का मतलब क्या है? हिंडन नदी, ये आलमगीरपुर का है, हिंडन नदी, ठीक है। और डी से हो गया तुम्हारा दायमाबाद, क्या? दायमाबाद, तो ये आता है पर, दायमाबाद। पर से आ जाएगा तुम्हारा पिरबरा नदी, ठीक है। ट्रिक समझ में आई? सम ऐड, डच है पर भारत में नहीं। सुतका गैंडोर हो गया डास्क नदी पर, और भैया मांडा हो गया चिनाब नदी पर, और आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी पर, और मतलब दायमाबाद हो गया तुम्हारा पिरबरा नदी पर। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो हिंडन नदी की बात करी हमने, तो एक फैक्ट और जान लेते हैं। ये बताओ हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर है? हिंडन एयरपोर्ट बन रहा है, वो कहाँ पर है? तो हिंडन एयरपोर्ट है गाज़ियाबाद में। कहाँ बन रहा है? गाज़ियाबाद, हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद। ये हिंडन एयरपोर्ट से सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? गाज़ियाबाद। अगर जब ऐसी बात आ गई है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। तो हो सकता है तुम्हें ये पता हो जेवर एयरपोर्ट है, लेकिन इस जेवर एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। तो जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, ये आप मुझे बता दो। इसका नाम रखा गया है ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट। याद रहेगा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है, जिसका नाम बदलकर जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट, ठीक है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है? गाज़ियाबाद में स्थित है। और हिंडन नदी पर क्या है? आलमगीरपुर है। कहाँ? मैंने बताया था शुरू में, दिल्ली के पास। तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। क्यों है, कैसा है, और कौन कौन से शहर हैं, और वो शहर किस किस नदी के पास स्थित है, ये सब हमने चर्चा कर ली। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे और आगे की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। जो इसके शहर मिले हैं उन शहरों को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।